अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जॉन नवल का पार्ट नंबर 44 स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला करते हुए कहा, नाजिया मेरी बात गौर से सुनो, तुम शादाब के साथ नहीं जाओगी, ये मेरा फैसला है। अगर मैं आपका फैसला ना मानूं, नाजिया ने सहत गुस्से के आलम में कहा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर अपनी कहना। मेरा फैसला तो तुम्हें मानना ही होगा। तुम शादाब के साथ कहीं नहीं जाओगी। अगर मेरे इस फैसले के बावजूद तुमने शादाब के साथ जाने की गलती की तो फिर मेरे कॉलेज में ना पढ़ा सकोगी। मैं तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दूंगी। जब उस्ताद का अपना ये हाल है, वो तो तलबा की बहबूद फलाह पर कैसे तवज्जो दे सकती है। अब ये फैसला तुम्हें खुद करना है कि तुम शादाब के साथ जाओगी या कॉलेज में पढ़ाओगी। मैंने सख्त लहजे में अपना फैसला सुनाया। नाजिया चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर बढ़ाई हुई आवाज़ में उसने कहा, आयशा जी, ये भी तो हो सकता है वो मुझसे शादी कर ले। आप प्लीज़ मेरी राह में रुकावट खड़ी ना करें, मेरी मजबूरी को समझें। वो अकड़ने के बजाय अब झुक गई थी, लेकिन मैं नरम ना हुई। मेरे साथ रहने में ही नाजिया की बेहतरी थी। सॉरी नाजिया, मैंने जो कहा है वही होगा। अब तुम जाओ और फैसला करो, मैंने खुश्क लहजे में कहते हुए फिर नज़र किताब पर जमा दी। नाजिया कुछ देर खड़ी मुझे देखती रही। शायद उसको मुझसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। फिर होंठ काटती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके बाद सुबह तक वो मेरे सामने ना आई थी। शायद गुस्से की वजह से मैं खुद भी उसके सामने ना गई थी। सुबह नमाज पढ़ने के बाद मैंने एक कप चाय बनाकर पिया, फिर अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने कुछ हया ना किया, लेकिन जब हॉर्न मसलसल बजने लगा तो मैं समझ गई शादाब नाजिया को लेने आया है कि उन्हें सुबह ही सुबह ज़ियारत जाना था। मैंने नाजिया के कमरे की तरफ देखा, दरवाज़ा बंद था। वो मुझसे नाराज़ थी। खुद ही उठकर बात करेगी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो शादाब बेल पुश कर चुका था। बहुत देर बेल बजती रही तो मैं बाहर आई और नाजिया के कमरे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद ही नाजिया ने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा रोने से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बाहर शायद शादाब तुम्हें लेने आया है, उसको बता दो तुम उसके साथ नहीं जा सकती। मैंने उसकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आप खुद इनकार कर दें, कह दें नाजिया की तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं जा सकेगी। नाजिया ने मुझसे कहा और जाकर बिस्तर पर लेट गई। मजबूरन मैं बाहर आई। दरवाज़ा खोला तो सामने शादाब खड़ा था, ब्लैक पैंट और सफ़ेद शर्ट पर। उसने स्याह जैकेट पहन रखी थी और अपने दराज कद और खूबरू सरापे की वजह से बहुत अच्छा जच रहा था। उसको देखते हुए मैंने सोचा, बेचारी नाजिया उसकी वजाहत पर मान बैठी है। उसको क्या मालूम इस खूबसूरत शख्सियत के पीछे किस कदर जालिम इंसान छुपा हुआ है। शादाब ने मुझे मुसलसल अपनी तरफ देखते पाया तो मुस्कुराया, फिर कुछ कहने के लिए लबों को जनबिश दी ही थी, लेकिन मैंने उसको बोलने से पहले ही खुश्क लहजे में बताया, नाजिया की तबीयत ठीक नहीं, वो कहती है आपके साथ ना जा सकेगी। सॉरी। क्या हुआ उसको? रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। शादाब मुस्कुराते हुए पूछ रहा था और साथ साथ उसकी खूबसूरत आंखें मेरा जायजा ले रही थी। मैंने जवाब देने की बजाय दरवाज़ा बंद करना चाहा तो शादाब बीच में टोकते हुए बोला, आपने बताया नहीं, क्या हुआ उसको? कुछ भी हो आपसे मतलब। जब मैंने कह दिया कि वो आपके साथ नहीं जा सकती तो अब आप जा सकते हैं, मैंने उसको घूरते हुए कहा। देखिए आप ज्यादती कर रही हैं, वो मेरी दोस्त है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, प्लीज़। वो मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मैं कोई सहज जवाब देकर दरवाज़ा बंद करना ही चाहती थी कि पीछे से नाजिया की आवाज़ आई, आने दे इनको अंदर। मैंने मुड़कर नाजिया को देखा तो वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे अपनी तरफ देखते पाकर मुंह फेरकर अंदर चली गई। मैंने पलटकर शादाब को देखा। उसके होंठों पर तंजिया हंसी थी, जैसे कह रहा हो, आप कौन होती हैं रोकने वाली जब मिलने वाली को एतराज़ नहीं। नाजिया की इस हरकत पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ज़ब्त करते हुए मैंने रास्ता छोड़ दिया और शादाब सीधा नाजिया के कमरे की तरफ चला गया। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय नाजिया के कमरे की तरफ आई कि कहीं वो उसको बहला फुसला कर अपने साथ न ले जाए, और दरवाजे में ही रुक गई, बल्कि साइड पर हटकर खड़ी हो गई। नाजिया से रोते हुए कह रही थी,
میری بہن نہیں ہے وہ، بس کالج کی پرنسپل ہے۔ اس نے مجھے آپ کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ مجھے برباد کر دیں گے۔ وہ کہتی ہے اگر میں آپ کے ساتھ زیارت گئی تو وہ مجھے کالج سے نکال دے گی، اور وہ نکالنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ اب بتاؤ مجھے کہ میں کیا کروں؟ میں جانا تو چاہتی ہوں مگر وہ اجازت دے تب نہ۔ نازیہ کی حالت کسی نوعمر لڑکی جیسی ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا مگر میں شاداب کا جواب سننا چاہتی تھی، مگر شاداب چپ تھا۔ جواب میں اس کی آواز نہ آئی تھی۔ نازیہ کچھ دیر روتی رہی، پھر بولی آپ خود بات کریں نا اس چڑیل سے۔ نازیہ غصے میں سارا ادب بھول گئی تھی۔ نازیہ، شاداب نے گھرا کر کہا۔ جواباً نازیہ نے شاید حیرت سے شاداب کو دیکھا ہوگا، کیونکہ شاداب نے آہستہ سے کہا تم کیسی عورت ہو نازیہ؟ وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہیں روک رہی ہے اور تم اس کو گالی دے رہی ہو۔ تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ بلائی ہے، وہ مجھے آپ کے ساتھ جانے نہیں دے رہی۔ آپ اس کو بتا دیں آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شادی؟ شاداب نے حیرت سے کہا، کیا ان گزرے دنوں میں نے تم سے کبھی شادی کے حوالے سے بات کی؟ نہیں، لیکن آپ مجھ سے محبت تو کرتے ہیں۔ نازیہ نے محبت بڑے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا تم سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میری تو تم سے صرف دوستی ہے۔ میں ذرا آزاد خیال آدمی ہوں، اس لیے تمہیں زیارت ساتھ جانے کی دعوت دی تھی۔ آپ کا مطلب ہے آپ کو مجھ سے محبت؟ نازیہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ محبت؟ شاداب اتنا کہہ کر چپ ہو گیا، پھر گہری سانس لے کر بولا، محبت میں تم سے کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو میں 14 سال سے ایک اور ہستی سے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کوئی ایسی عورت ملی ہی نہیں جو مجھے بدل سکتی، میری محبت میری توجہ حاصل کر سکتی۔ ویسے بھی محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں، اور اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک محبت تو میں اسی سے کروں گا، اور ہو سکا تو شادی بھی، کہ مجھے اپنے قابل صرف وہی ایک ہستی لگتی ہے، اس کو ہر حال میں پانا میری تمنا ہے۔ تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ نازیہ حلق پھاڑ کر چلائی، دل بہلانے، شاداب نے کہا اور شاید کھڑا ہو گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی، جاؤ۔ نازیہ غصے سے چیخی اور شاداب باہر نکل آیا۔ مجھے صحن میں کھڑا دیکھا تو میرے قریب آ کر رک گیا۔ میں سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ شاداب کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، تیرا عشق ہے میری آرزو، تیرا عشق ہے میری آرزو، تیرا عشق کیسے میں چھوڑ دوں، میری عمر بھر کی تلاش ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں کچھ دیر گمسم کھڑی رہی، پھر دروازہ بند کرنے آئی تو وہ جیپ میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور جیپ آگے بڑھا دی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بے جان قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نازیہ کے کمرے میں جانا میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں تو شاداب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کسی طرح بھی مجھے بھولنا نہیں پا رہا تھا۔ جو شعر مجھے وہ سنا کر گیا تھا اور بار بار میرے ذہن میں گونج رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ مجھے کبھی فراموش نہیں کر سکے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو مجھے بھول جانا چاہیے۔ میں ایسا کیا کروں جو شاداب مجھے بھول جائے؟ مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ رات نازیہ خود میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا، آپ نے سچ کہا تھا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں، اور رو دی۔ میں نے اس کو پیار سے چپ کرا دیا، پھر کہا، میں خود تمہاری امی سے تمہاری شادی کی بات کروں گی۔ اور نازیہ چپ رہی، لیکن بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ مارچ کے شروع میں نازیہ کے گھر سے فون آیا کہ اس کو لڑکے والے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فوراً چھٹی لے کر لاہور پہنچے، اور نازیہ ہنستی مسکراتی میرا شکریہ ادا کرتی کہ میں نے اس کو شاداب جیسے آوارہ سے بچایا تھا۔ وہ شاداب کو برا بلا کہتی، بددعائیں اور کوسنے دیتی لاہور روانہ ہو گئی، اور میں اس کو شاداب کو برا کہنے سے روک بھی نہ سکی، جبکہ شاداب اس کے منہ سے نکلا لفظ چڑیل سن کر ساری مروت بھول گیا تھا۔ وہ خود مجھ سے جو بھی سلوک کرے، کسی دوسرے کے منہ سے وہ میرے خلاف ایک لفظ بھی نہ سن سکتا تھا، اور محبت کرتا تھا مجھ سے۔ نازیہ کے جانے کے بعد وہی بور اور تنہا زندگی تھی، اور میں تھی۔ شاداب پھر نہ آیا تھا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی تھی، کبھی کسی راہ میں بھی نہ کھڑا ہوا تھا۔
यूँ लगता था जैसे वो कोयटा में ही नहीं, हालांकि वो कोयटा में ही था। फिर हुकूमत की तरफ से मुझे तहरीरी तौर पर कनाडा जाने की ऑफ़र मिल गई और मैंने अखबार में जवाब लिख दिया। चंद रोज़ तक मुझे ज़रूरी कागजात मुकम्मल करके वफाकी हुकूमत को भेजने के ऑर्डर मिले तो मैंने कागजात मुकम्मल करके भेज दिए। बहुत दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और जब मार्च ख़त्म हो रहा था तब मुझे इत्तला मिली कि 26 अप्रैल तक मुझे कराची पहुंच जाना है, क्योंकि 26 अप्रैल को मेरी कराची से कनाडा तक की सीट हासिल कर ली गई थी जो बहुत जल्द मुझे भेज दी जाएगी। मैंने खुशी खुशी सारी तैयारी शुरू कर दी। नाजिया अभी तक ना आई थी, बस कॉलेज उसका फ़ोन आया था कि लड़के वाले उसे पसंद कर लिया है और जल्द शादी पर जोर दे रहे हैं, और अम्मी वगैरह का भी ख्याल है कि मज़ीद देर करना मुनासिब नहीं होगा। उसके अलावा नाजिया ने यह भी लिखा था कि लड़के की उम्र 40 के करीब है और वो वापटा में आला ओहदे पर है। नाजिया ने मज़ीद छुट्टियों का कहा था जो मैंने खुशी खुशी मंजूर कर ली थी। मुझे खुशी थी मैं नाजिया को शादाब से बर्बाद होने से बचा लिया था और मैंने सोचा था जाने से पहले शादाब के नाम एक हाथ लिख जाऊंगी कि वो अपनी तमाम बुरी हरकतें छोड़कर शादी कर ले। मैं पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। पूरी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हल्का सा यकीन था कि हो सकता है वो मेरी बात मान ही जाए कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही थी। अप्रैल शुरू हुए चंद रोज़ ही हुए थे कि कॉलेज में कॉन्वोकेशन की तैयारियां तो कई रोज़ से हो रही थी, जिनकी वजह से मैं बहुत मसरूफ़ थी। लेकिन आज की फाइनल रिहर्सल थी जिसमें तमाम तलबात और टीचर्स शामिल थी। मैं खुद भी बेहद मसरूफ़ थी। मेहमान खुसूसी सूबे के वज़ीर आला थे। रिहर्सल के अख्ताम पर मैं थक गई थी, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था। मैं हफ्ते भर की खरीदारी करती थी और इसको ख़त्म हुए 2-3 दिन हो चुके थे। कॉलेज में मसरूफ़ होने की वजह से रोज़ इतना थक जाती थी कि मार्केट जाने का होश ही नहीं रहता था। लेकिन आज मैंने सोच लिया था हवा कुछ भी हो जाए मार्केट ज़रूर जाऊंगी, कि 2 दिन से मैं डबल रोटी और आमलेट खाकर तंग आ चुकी थी। यही वजह थी थकन होने के बावजूद मैं मार्केट चली आई, हफ्ते भर की खरीदारी की, फिर घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंची तो गेट के बाहर बने थड़े पर रुकैया और मीना बैठी थी। मैंने गाड़ी रोककर उतरी, पहले उनसे मिली और हैरत से पूछा कि वो अचानक कैसे चली आई बगैर इतला के। जवाब में वो दोनों चुप रही, न जाने कब से बैठी थी मेरे इंतज़ार में। मैं गेट खोलकर इन दोनों को अंदर जाने का कहा, फिर खुद गाड़ी में आ बैठी। गाड़ी अंदर लाकर मैंने सारा सामान निकाल कर किचन में पहुंचाया, जबकि रुकैया और मीना शायद बहुत थकी हुई थी, इसीलिए बरामदे में रखी कुर्सियों पर जा बैठी। मैंने सोचा वो क्या लेने आई हैं। अचानक मुझे ख्याल आया कि शादाब भी इधर ही होता है, उससे मिलने आई होंगी। सामान रख कर मैं उनके पास आई और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उनको देख अंदर आने का कहा। वो दोनों अंदर आई तब मैंने पहली बार मीना को देखा। वो पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी, चेहरा भी बुझा सा था। मैंने उनको बैठने का कहते हुए रुकैया से पूछा, ये मीना को क्या हुआ, बहुत कमज़ोर हो रही है, बीमार थी क्या? हाँ बाजी, जब से सज्जाद की शादी हुई है तब से ही बीमार है। शादी में शायद किसी की नज़र लग गई थी जो ठीक होने में ही नहीं आई। रुकैया प्यार से मीना को देखते हुए कह रही थी, आप लोग शादाब से मिलने आए होंगे? मैंने पूछा। नहीं बाजी, स्टेशन से सीधे आपके घर का तलाश करते हुए आए हैं, रुकैया ने ही बताया। मीना तो चुप थी। शादाब आपसे मिलने आया है? रुकैया ने न जाने किस लिए पूछा। नहीं तो, एक बार भी वो उधर नहीं आया, मैंने बताया, और यह सच भी था। इधर अगर वो 2 बार आया था तो सिर्फ नाजिया की वजह से। आएगा भी नहीं, वो बहुत बदल गया है, बहुत बिगड़ चुका है। जिस दिन आप आई थी उसकी अगली सुबह वो भी वापस चला गया था बगैर किसी से मिले हुए। सुबह ही सुबह घर से निकल गया था। रुकैया शदीद गुस्से से कह रही थी। आपने शादी की बात नहीं की थी? मैंने एक बार फिर मीना को देखते हुए पूछा और सोचा जब मैं ना रही तो वो कैसे रह सकता है, मजनू का जानशीन। जबकि रुकैया कह रही थी, बात करने का उसने वक्त ही कब दिया, आपको इस्लामाबाद छोड़कर रात के घर आया तो मैं शादी की थकन की वजह से सोने जा रही थी। उसको देखकर मैंने आपका पूछा, छोड़ आया हूँ उनको इस्लामाबाद, और कमरे में चला गया। और मैं रुकैया को यह भी ना बता सकी कि उस कमीने ने मुझे इस्लामाबाद की बजाय पेशावर छोड़ा था
और मेरा क्या हाल करके छोड़ा था, लेकिन मैं रुकैया की सुन रही थी। सुबह जब मैं नमाज के लिए उठी और उसके कमरे में गई तो वो जगा चुका था। रुकैया बात खत्म करके चुप हो गई। उसके चेहरे पर तफक्कुरात ने डेरे जमा रखे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। अच्छा भी मैं ज़रा चाय बना कर लाती हूँ, कहकर मैं बाहर निकल आई। उसने ना तो मुझे चाय बनाने से रोका और ना ही मेरी मदद को मेरे पीछे आई थी जैसे उसकी आदत थी। किचन में आकर मैंने सोचा खाने का टाइम है, उस वक़्त चाय देना अच्छी बात नहीं, चाय खाने के बाद दूंगी। ये सोचकर मैं चाय की बजाय खाना बनाने लगी। 1 घंटे में मैंने मुर्गी का कोरमा बनाकर साथ ही दूसरे चूल्हे पर रोटियां बनाई थी। फिर खाना बाहर मेज़ पर लगाकर मैं अंदर आई तो रुकैया सोफे पर ही बैठी, जबकि मीना मेरे बेड पर लेट गई। मैंने खाने के लिए उनको उठने का कहा तो रुकैया उठ गई, जबकि मीना ने कहा, आंटी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे सिर्फ कुछ पीने को दे दें। चाय या कॉफ़ी? मैंने पूछा। ना बाजी, चाय कॉफ़ी इस हालत में अच्छी नहीं होती, जूस वगैरह हो तो दे दें। रुकैया ने जल्दी से कहा। मैंने हैरान होकर उसको देखा और उसने नज़रें झुका ली तो मैंने बजाय कुछ पूछने के खामोशी से बाहर चली आई। सेब तो कोयटा के सारे पाकिस्तान में बेहतरीन मशहूर हैं और कोयटा में तो मिलता भी सस्ता है। मैंने मीना के लिए सेब का जूस निकाला और जब किचन से बाहर आई तो रुकैया खाने की मेज़ पर बैठी थी। चुपचाप सी मैंने मीना को जूस दिया, फिर बाहर रुकैया के साथ खाना खाते हुए पूछा, ये मीना को क्या हुआ आपा? कुछ ज़्यादा ही बीमार लगती है। पता नहीं बाजी, कुछ बताती ही नहीं और ना ही डॉक्टर के पास जाती है। चंद रोज़ से आपसे मिलने के लिए ज़िद कर रही थी, सो आज मजबूर होकर मैं ले आई। रुकैया ने खाना खाते हुए बताया। फिर खाने से फारुग होते ही बोली, बाजी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, आराम करना चाहती हूँ। मैंने चाय का पूछा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मैं उनको साथ लेकर नाजिया के कमरे में आई। फिर उनको वहाँ छोड़कर बाहर आकर बर्तन उठाए और किचन में चली गई। इस काम से फारग होकर मैं अंदर आई तो मीना लेटी हुई थी। मुझे देखते ही पूछा, फुप्पो कहाँ हैं आंटी जी? वो आराम करने चली गई हैं, तुम भी आराम कर लो। मैंने प्यार से कहा। मेरी किस्मत में आराम कहाँ आंटी? मीना ने कहा और रोने लगी। क्या हुआ मीना, जो ऐसी हो गई हो, क्यों रो रही हो? मैं उसके करीब चली आई। आंटी मैं आपसे कुछ कहना। वो बात मुकम्मल ना कर सकी और रोती चली गई और मैं हैरान होकर उसको देखने लगी। मुझे कुछ शक वाली बात नज़र आई। मीना क्या बात है? मैंने उसके करीब बेड पर बैठते हुए पूछा। मीना के मुंह से सिर्फ आंटी आंटी निकलता और कोई बात नहीं निकल रही थी और वो मसलसल रो रही थी और मैं हैरत से उसको देख रही थी। अचानक वो अबकाई लेते हुए उठी और मुझसे गुस्लाने का पूछा। मेरा अपना रंग एकदम जर्द पड़ गया और जहन साई साई करने लगा। फिर मेरा जवाब सुनने बगैर ही बाहर निकल गई थी। मैं अभी उसकी हालत के बारे में ठीक से सोच भी ना पाई थी कि वो तौलिए से मुंह साफ करते हुए अंदर आई और मेरे करीब नज़रें झुकाकर बैठ गई। मीना ये सब क्या है? मैंने एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा। आंटी, वो कुछ कहना चाहती थी मगर होंठ फुड़फुड़ा कर रह गए। क्या बात है मीना, मुझे बताओ प्लीज़। मैंने बेचैनी से और बेताबी से पूछा। शादाब ने मुझे बर्बाद करके रख दिया आंटी, वो सिसक कर बोली। ओ नो! मैंने कर्ब से आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों कब्रिस्तान सी खामोशी छा गई। आंटी, मीना मुझे अपने लुटने की दास्तान सुना रही थी। मैंने बोली, मैं बेगुनाह हूँ आंटी, मैं तो सिर्फ उसको ये बताने गई थी कि मेरी शादी उसके साथ होगी और उसने मीना मीना मैंने उसको खींच कर सीने से लगा के बीच लिया और मेरी अपनी आंखों से आंसू बह निकले।